ये राजू भाई यहाँ गेटमैन काम करता है, सभी जानते हैं। 78 बीपीएससी के हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, डीएसपी बने हुए हैं। तो इनसे हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से हुई है। हम हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड बैक टू बैक हम वीडियो लेके आएंगे, तो इनकी वीडियो अंत तक देखोगे तो मैं गारंटी करता हूँ आप सभी को कि आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत ही कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर और बहुत क्रिस्टल एकदम इनका है कंसेप्ट, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अंत तक वीडियो देखो। स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। राजू सर हैं, आप इनको सारे लोग देखे होंगे ऑलमोस्ट, जो भी बीपीएससी का एक्सपीरियंस है। रेलवे वाला वीडियो देखे होंगे कि रेलवे में ये जॉब करते हुए ग्रुप डी का, गेटमैन का, और ये बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी माध्यम से इन्होंने बीपीएससी क्रैक कर दिया है। अभी हम लोग गांधी मैदान में हैं, अभी आए कुछ देर पहले, इनका स्वागत वगैरह किया गया। नीतीश पाठक सर हैं उधर, उनके मतलब कि सानिध्य में इन्होंने पढ़ा भी है। अब इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इनका स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो है ना, आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। तो हम अच्छे से बात करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी पूरा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपकी सॉल्व हो जाएगी। सर सबसे पहले आप कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं आपके यहाँ जाने वाला था, वहाँ पे जाके हम आपका वो रियल दिखाने वाले थे, लेकिन आप अगले ही दिन रिजाइन मार के वहाँ से ही आगे घर पे, तो हम नहीं जा पाए। सर एक बात बताइए, कैसा फीलिंग है, मतलब कि ग्रुप डी, गेटमैन और डीएसपी, मतलब ग्रुप डी का जो पद होता है वो लेवल 1 का पद होता है, 1800 के उसका रहता है। और जो डीएसपी का पद रहता है वो लेवल 9 का पद रहता है। जब आप लेवल 1 से लेवल 9 में आते हैं और जब आप सिस्टम में रहते हैं, जैसे रेलवे के है सिस्टम है, उसमें आप देखते हैं कि जो लेवल 9 के ऑफिसर्स हैं, जो लेवल 6 के जो भी हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, लेवल 8 के जो स्टेशन अधीक्षक हैं, उन लोगों को देखते हैं तो आपको भी लगता है रहता है मैं भी एक अच्छा पोस्ट पे जाऊँ, मैं भी लेवल 7, लेवल 9, लेवल 10th 11 तक जाऊँ। मतलब आप रेलवे में वो डीआरएम वगैरह को देख के या फिर और कोई ऑफिसर को देख के जैसे मतलब होता है ना, लगता होगा, है ना? हाँ, एक तो रहती है जब आप छोटे कर्मचारी रहते हैं, तो जब भी कोई अधिकारी इंस्पेक्शन में आते हैं, जंक्शन पे आते हैं, तो आपको लगता है कि शायद मैं भी कभी इसमें बनूं, मैं मेहनत करूं तो मैं भी एक अधिकारी बनूं। वो तो आपको एक मानव के रूप में आपका आएगा, नेचुरल इंसान के रूप इंस्टिंक्ट में है आएगा। इंसान का। सर एक चीज़ और बताइए, आपकी आपने जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे बताया, जो कि एक तरीके से दुखद भी है। मतलब बहुत पहले की बात है, थोड़ा मेंशन करें, मतलब क्या है फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा। मेरे पिताजी नहीं हैं, जब मैं 10th में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद मेरी माँ ही मुझे हमेशा प्रेरित करते रही है, मुझे पढ़ाने के लिए, पढ़ाई है, जो भी मुझे खर्च लगा था वो सब दी थी। सर संघर्ष ओके, तो माता जी मैंने मनी का समस्या रहा है, मनी कंस्टेंट रहा है फैमिली में? हाँ, वो जब आपके पिताजी नहीं रहते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड जब आप ग्रामीण इलाकों से रहते हैं, आपके पास ज़मीन की कमी रहती है, तो वो रहता है, मनी को लेकर समस्या रहती है। ओके सर, कब आपने ज्वाइन करा ये रेलवे? मैं अगस्त 2019 में ज्वाइन किया था, 2018 की वैकेंसी के 2018 की वैकेंसी। पढ़ाई आपकी रुक गई या फिर पढ़ाई कंटिन्यू रखा आपने ये बीपीएससी के लिए, चाहे एकेडमिक में क्या रहा था, कैसे? हाँ, जब मैं ग्रुप डी का ज्वाइन किया था 2018 में, उस समय मैं जो है सेकेंड ईयर में था, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, जो एक सामान्य कॉलेज यूनिवर्सिटी है, लोकल यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद चूँकि मैं ज्वाइन कर लिया था और मैं क्लास नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे फिर से इग्नू में एडमिशन लेना पड़ा ताकि मैं ग्रेजुएशन अपना कर सकूँ डिस्टेंस लर्निंग के साथ। तो फिर मैं इग्नू में एडमिशन लिया और फिर मैंने अपनी बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं अपने दोस्तों, जो एक अजीत जी हैं, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनके जो है मार्गदर्शन, उनके कहने पे, चूँकि बीपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, बीएचयू से पढ़े हुए हैं, वो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ ही ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनके काफ़ी मित्र थे बीएचयू से, काफ़ी बच्चे सिविल सर्विस में जाते हैं। हाँ, तो मैं जानता हूँ, आपका वीडियो काफ़ी मैं देखता हूँ, तो इसलिए मैं बीएचयू का जिक्र किया। अच्छा। तो वो भी बीएचयू से पढ़े हुए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दोस्त काफ़ी हैं जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, और मैं वही जो एसएससी का क्लर्क होता है, मैं उसी का प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने ग्रुप डी से बस सोच रहे थे कि स्टेप ऊपर चले जाएं। तो फिर मेरे दोस्त जो है, उन्होंने बताया कि नहीं, इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो बीपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए, तो फिर मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है, तो ये बहुत समस्या होती है रेलवे वालों की, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, 3 शिफ्ट चलता है रेलवे में। तो ये बड़ा मैनेज करना मुश्किल होता होगा, सच्चाई है ये, मतलब कैसे आपने सारा कुछ इस तरीके से किया? हाँ, रेलवे में जो ड्यूटी है वो 24 जो है 24 आवर्स की होती है, कभी 0 बजे से लगेगी, कभी 8 बजे से लगेगी, कभी 16 बजे से, किसी शिफ्ट में हाँ, चेंज होते रहता है, तो वो समस्या आती है। लेकिन भैया फिर आपका वहाँ पे आपका जो आत्मविश्वास है या फिर आपका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, आपका परसिस्टेंट है, वो वहाँ पे दिखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं अनुशासित रहूँगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ूँगा, मैं अपने लक्ष्य के जो मेरा जो है लक्ष्य के प्रति अडिग रहूँगा। इन चीज़ों, यही चीज़ वहीं पे मायने रखती है। अच्छा, गेटमैन जो होते हैं लोग, वो एक
फाटक के पास में रूम होता है, हम्म। उसी में आपका ड्यूटी होगा, है ना? हाँ हाँ, उसी में तो ड्यूटी होता आप कॉपी किताब वगैरह उसमें लेके रखते थे? नहीं नहीं, मैं कॉपी किताब लेके अच्छा, ड्यूटी सर्विस के दौरान नहीं? नहीं नहीं, सर्विस के दौरान मतलब ये ड्यूटी के दौरान नहीं नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये मैंने रूल के अगेंस्ट भी कहा हाँ, जाए। रूल के अगेंस्ट है। क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, हाँ, गेटमैन के तौर पे। गेटमैन के बहुत sensitive। गाड़ी जो एक्सीडेंट और ये सारी हाँ। चीज़ें देखते हैं, कई सारे आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, हाँ, गेट पे एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ही बिल्कुल। सेंसिटिव सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैं वहाँ पे ड्यूटी प्रॉपर करता था, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई ऐसा नहीं करता था। ओके सर, जब तैयारी करना आपने स्टार्ट करा, एक ब्रेक हो जाना, उसके बाद में ड्यूटी में लगना, सर्विस में हो जाना, ग्रुप डी में, वहाँ पे इतना सारा मैनेज करना टाइम वगैरह, तो जब आपने ये डिसाइड किया कि उनको प्रिपरेशन करना है, तो जो कंटेंट वगैरह होता है, जो बुक लिस्ट नोट्स वगैरह होते हैं, तो क्या किसी कोचिंग के सहारे आप मतलब जुड़े या फिर सेल्फ कहाँ से मतलब कलेक्ट किया आपने सारा मटेरियल वगैरह? हाँ, जब मैं प्रिपरेशन, चूँकि मेरा था कि जब मैं कोई भी ऐसा है, मेरा नेचर ही है, जब मैं कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ तो प्रॉपर लगता हूँ उसमें, और मुझे लगता है कि मुझे निकालना। अच्छा, रिलेबल अभी एक अटेम्प्ट में निकाला? हाँ, रिलेबल अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसमें भी था कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा तो मुझे निकालना है, अच्छा रैंक से निकालना है, अच्छा पोस्ट पाना है, उसके लिए मैं करूँगा। तो मैंने फिर वही यूट्यूब खोला और देखा, टॉपर्स का इंटरव्यू देखा, उसी में आपका भी इंटरव्यू देखा अच्छा, सर, जो पाठक सर के साथ है, कोई भी इंटरव्यू देखा था उसी के दौरान, और मैं डिसीजन लिया और देखा कि क्या बुक, स्टैंडर्ड बुक कुछ बुक हैं जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे लक्ष्मीकांत सर का बुक है, उसको पढ़ना ही होगा। वैसे ही मैं अलग अलग मतलब ऑनलाइन रिसोर्स जो था, मैंने कोई टॉपर सजेस्ट करता था हाँ। सिलेक्टेड, वो आपने फॉलो करा? फॉलो किए, और मैं खुद देखा कि चलो बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं अलग अलग बुक सजेस्ट करते हैं, तो आप उसमें खुद चुन सकते हैं कि चलो इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये बुक पढ़ूंगा, वो मेरे लिए अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा 10-15 दिन दीजिए ठीक उसमें है। और मिल तो जाएगा। आप एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, कैसे स्टूडेंट थे आप? मतलब कि एकेडमिक में, जैसे कि 10वीं 12वीं तक जो आपने पढ़ाई करा, उसमें किस तरीके के थे आप? हाँ, उसमें मैं कहूँगा कि मैं एवरेज था, क्योंकि मैं अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ब्रिलियंट कहूँगा तो मैं कभी टॉप नहीं किया, जैसे बिहार बोर्ड में इन चीज़ों में कभी टॉप नहीं किया। हाँ, मैं स्कूल में था, चूँकि मैं स्कूल में 500 से 600 बच्चे थे, उसमें था मेरा सेकेंड या थर्ड रैंक रहता था, लेकिन हाँ, कभी मैं बोर्ड का टॉपर नहीं रहा, तो इन चीज़ों में नहीं था, तो मैं ठीक था, पढ़ने में ठीक था, एवरेज था, मैं मेहनत करता था, मुझे लगता था कि मैं अगर जो भी मुझे पढ़ना था मैं उसके लिए पढ़ता था, जब तक मुझे याद ना हो जाए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मैं पढ़ता था। सर, आपने ये सारा कुछ मैनेज किया, मतलब कि कोई ड्यूटी करते हुए, सर्विस करते हुए, बहुत लोग होते हैं एमएनसी वगैरह में होते हैं, या फिर किसी और सर्विस की बात करिए, तो उनके बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाए क्योंकि मेरी ड्यूटी होती है, सारा कुछ होता है। तो ये मोटिवेशन जो सर आपके अंदर आया था, वो मतलब कैसे उसको आपने जीवंत रखा और लगे रहे, ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन बेसिकली आप बताइए। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। प्रथम तो एक मेरे भैया हैं, बीएसएस क्लब चलाते हैं। अच्छा। बीएसएस क्लब का फुल फॉर्म है विनोद स्मृति स्टडी क्लब। अच्छा। वो मेरे मामा जी थे, जब उनका नौकरी होने ही वाली थी तो उनका देहांत हो गया था, तो उनका भी था एक मैं ऑफिसर बनना, उनका एक सपना था, मेरे भैया का भी एक सपना था। तो वो था कि मैं प्रयास करूँगा कभी ऑफिसर बनने का, प्रथम वो था। दूसरा था कि जब मैं रेलवे में था तो बड़े-बड़े ऑफिसर आते हैं जंक्शन पे, मैं जंक्शन पॉइंट पे था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि काफ़ी बड़े-बड़े ऑफिसर आ रहे हैं। जब आप ऑफिसर आते हैं तो कैसे कई सारी चीज़ें जो अस्त-व्यस्त रहती है वो फिर से ठीक हो सारा जाती मैनेज है, करना पड़ता, मैनेज सब करना कुछ पड़ता है। साफ मुझे लगता था सफाई कि वो। चलो ठीक है, आप ऑफिसर बनते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ परिवर्तित कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि मुझे खुद था कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ, मैं मेहनती हूँ, अगर मुझे सही डायरेक्शन मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ, इससे बेहतर कर सकता हूँ, और शायद मैं लेवल 1 से ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। तो मुझे ये अच्छा, ये विश्वास आपके था। अंदर था कि हाँ, मुझे कि- ग्रुप डी के लायक मैं नहीं हूँ, मैं इससे ऊपर मैं ये हाँ। था, मुझे मुझ में मैंने था। था मेरे कई दोस्त ऐसे बोलते रहते थे कि नहीं तुम मेहनत करता है तो हो सकता है तुम अच्छा अगर करोगे तो बेहतर कर सकते हो। तो ठीक कई है। सारी चीज़ें थी जो मिल के आई। ओके सर, जो बाहर में रह के प्रिपरेशन कर रहा है, सपोज कभी उनके साथ ऐसे आपने कंपेरिजन करने की कोशिश करा कि कोई दिल्ली में है, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में है, कोई इलाहाबाद में, पटना में है, वहाँ हम नहीं जाएंगे, तो इस तरीके की भावना, जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं जो गांव में रह रहे हैं, आजकल तो सब कुछ बहुत ही एक्सेसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट- एक्सेसिबल हाँ, है, दिक्कत है कि तो- बहुत ज़्यादा कंटेंट एक्सेसिबल तो हो सर गया। ये बताइए कि ये भावना कभी आया था कि नहीं दिमाग में? वो आएगा ही, वो बिल्कुल आता है कि आप Compete कैसे करेंगे? किन लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं। आप जो करोल बाग में, जो दिल्ली में अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनसे कंपटीशन कर रहे हैं, पटना के जो अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। उसके अलावा आप IIT, आप NIT, आप BHE जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के बच्चों के कंपटीशन कर रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड है, आप इग्नू से किए हैं ग्रेजुएशन, और आप पढ़ाई नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ समस्याएं होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, तो ये मतलब लेकिन मोटिवेट रखना है खुद को। हाँ, खुद को मोटिवेट रखना है, हाँ। और आप आत्मविश्वास रखना है, अच्छे टीचरों से जुड़े, अच्छे मित्र बनाएं जो आप पे हमेशा विश्वास जताएं। जैसे मेरे मित्र हैं सुदर्शन जी, हाँ। वो उनको मुझसे ज़्यादा उनको मुझ पे विश्वास था कि नहीं आपका रैंक आने वाला है, आपका कॉपी बहुत अच्छा है,
तो वो होता है, जो आपके मित्र अच्छे रहते हैं, जो आपके मेंटर्स अच्छे अच्छे रहते हैं, जैसे पाठक सर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, आप हम उतना ही मेहनत करते हैं जो एक इंग्लिश मीडियम के छात्र करते हैं, तुम मेरा जो है कंटेंट भी उतना ही अच्छा है, तो वो जो आत्मविश्वास दिलाते हैं, तो आप पे आती है वो आत्मविश्वास। देखिए मैं बता दूं आपको कि उनका भी इंटरव्यू किया मैंने सुदर्शन शर्मा सर का, जिनका रैंक 81 है, वो BS में हुए हैं, ADYSP में हुए हैं, इनकी रैंक 72 है। तो बारी बारी वीडियो आएगा, ठीक है। तो सर ये बताइए कि यदि आपको टू द पॉइंट बताना हो प्रीलिम्स के लिए, तो बुक आप कौन सा अपने सजेस्ट करोगे अपने फेलो एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स के लिहाज से? प्रीलिम्स के लिए मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा, बहुत सारे जो टॉपर्स बोलते हैं कि NCERT पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो मैं जो किया था, चूँकि मैं रेलवे का प्रिपरेशन किया था, तो मुझे जो लुसेंट की बुक आती है, चूँकि वन डे एग्जाम के लिए वो पढ़ना पड़ता है, तो लुसेंट मेरा अच्छा था, मैं उसको अच्छा से पढ़ा था, तो वो मुझसे कवर हो जाता था। उसका फ़ायदा मुझे मिलता था जब ऑनलाइन क्वेश्चन आता था BPSC में, जो 50 से 60 क्वेश्चन आता है ये BPSC में ऑनलाइन। अभी भी आ रहा है? हाँ, तो मुझे उसका मदद मिलता था। उसके बाद मैं घटनाचर का बुक अच्छा से कवर किया, बहुत ही अच्छे से कवर किए थे, उसका मुझे फ़ायदा मिला। और तीसरा मैं चूँकि मेरे पास टाइम की कमी रहती थी, तो एक तो सर का नोट्स, पाठक सर का नोट्स काफ़ी अच्छा है, सुदर्शन जी का नोट्स काफ़ी अच्छा, वो देख लेना है। और उसके अलावा जो मैराथन क्लासेस होता था, चूँकि मेरे पास टाइम रहता था, जैसे मैं गेट पे था, एक गेट था जो मेरे स्टेशन से आधा किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर दूर था, तो मुझे जाने आने में लगभग 1 घंटा लगता था। तो मैं जो है एक मैराथन क्लासेस का कोई वीडियो लगा दिया और सुनते चला गया, सुनते आ गया। तो या फिर रास्ते में चलते हुए हाँ, या फिर कोई ये डेडिकेशन है। हाँ, या फिर कोई जैसे करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो मैं उसको लगा लिया, अपना सुनते गया, सुनते आ गया। तो मेरा यही था सिंपल। मतलब तो वही घटनाचक्र पढ़िए, लुसेंट को पढ़िए, और जो भी डाउट्स होते हैं उनको यूट्यूब वीडियो से देखिए, पाठक सर से क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास देखिए, यही सब चीज़ें। अच्छा, NCERT आपने पहले भी नहीं पढ़ा होगा, उम्मीद कम है, क्योंकि आप सरकारी स्कूल से सरकारी स्कूल से पढ़े हैं आप? हाँ बिल्कुल, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है। तो NCERT आपने पढ़ा इस एग्जाम के लिए? नहीं, मैं इस एग्जाम के लिए NCERT नहीं छुआ आपने, ठीक है। और ये समय सिलेक्शन ले लेना, जिस समय इस बार का जो रिजल्ट है, इंग्लिश वालों का दबदबा है, आप लोग मतलब कि टॉप सर्विस में भी चले गए, है ना? ए भैया गमछिया था है ना हमारे यहाँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये दोस्तों मेरा गमछी गिर गया था, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, गमछी, गर्मी का मौसम है, तो क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आपको ये कभी नहीं लगा अरे कहाँ थे ये गमछी? तो सर NCERT में नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप ये बताएं कि अगर मेंस का जो प्रिपरेशन हो रहा है, जो एस्पिरेंट्स अभी कर रहे हैं, वो किस तरीके से करें प्रिपरेशन? और आपने आंसर राइटिंग कहाँ से किया? पाठक सर से, और 1-2 कोचिंग जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाते हैं, आप जुड़ सकते हैं उनसे। जहाँ तक मेंस की प्रिपरेशन की बात है, मैं हमेशा प्रिपरेशन को हमेशा सिंपल रहता था, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट उन चीज़ों को नहीं करता था। मैं शुरुआत में ही कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है, हर एक स्टेप को मैंने लिख लिया था कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसका जो टॉपिक लिखना है, टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से करना है, 3-4 बार रिवीजन करना है, उसका नोट्स बना लेना है, उसी को बार-बार रिवीजन करना है, बस सिंपल इतना ही मेरा था। सर ये कभी ख्याल नहीं आता था कि इंग्लिश वाले कोई कन्वेंट से पढ़ के, कोई IIT से पढ़ के उस तरीके के लोग आ रहे हैं जो कंपटीशन को बहुत टफ बना रहे हैं, तो हम आखिर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आखिर हम सरकारी स्कूल, चाहे वो भी जो चीज़ें हैं उस माहौल में रहना, तो वो मतलब दिमाग में तो बहुत हिट करता होगा। हाँ, वो आता ही है कि आपका कंपटीशन जो बहुत बड़े-बड़े, जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था, तो काफ़ी अच्छे-अच्छे, कोई सब इंस्पेक्टर पहले से हैं, कोई BDO पहले से हैं, कोई IIT से हैं, कोई DU से हैं, कोई JNU से हैं। तो ऐसे तो आएगा ही आपके दिमाग में कि मैं कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे दिमाग में फिर ये भी आता था कि आप जब आंसर लिखते हैं, और जो आपके जो एग्जामिनर होते हैं आंसर जो चेक करते हैं, उनको मतलब नहीं है कि आप DU से पढ़े हैं या फिर IIT से पढ़े हैं, उनको मतलब है कंटेंट से। आप अगर अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आपको मार्क्स देंगे। तो मेरा ये था कि मुझे कंटेंट एनरिच करना है, या मुझे जो भी प्रोसेस है एग्जामिनेशन के लिए, वो प्रोसेस को फॉलो करना है, और मेरा 100% जो है मैं दूंगा। और मेरा एक भी था, एक ये भी था कि मैं एक बार APSC को पूरी मन से, पूरी तरह से 100 और 20% दे के मैं दूंगा। अगर उसमें नहीं होता है, UPSC अभी देने वाला है आप? ये पढ़े हैं? नहीं, UPSC के लिए मैं कभी सोचा भी नहीं था। और चूँकि मेरे मित्र हैं सुदर्शन, वो कह रहे हैं कि नहीं देना है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा, अभी उसके बारे में भी नहीं सोचा हूँ मैं। लेकिन ये था कि मुझे 100% देना है UPSC में, उसमें अगर नहीं होगा तो फिर आगे सोचेंगे, भगवान की कृपा से सर हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फिलहाल BPSC में? हिंदी मीडियम के लिए मुझे लगता है कंटेंट और आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी होती है, वो हिंदी माध्यम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि हम लोग अभी भी जो है, कई बार मैं कॉपी देखा हूँ कि GS को निबंध के जैसे लिखने लगते हैं। GS का जो आंसर होता है उसको निबंध के जैसे नहीं लिखना है, उसको GS के जैसे लिखना है। जो निबंध है उसको निबंध के जैसे लिखना है, उसको GS के जैसे नहीं लिखना है। तो उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कंटेंट एनरिच होना चाहिए उसको। कंटेंट जो है, जैसे इंग्लिश मीडियम में उस लेवल का कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, और जो है ज़्यादा चीज़ें जो है घुमाने से बेहतर है। जैसे हिंदी माध्यम में बहुत से कॉपियाँ पढ़िएगा तो आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ घुमाई गई है, जिसकी आवश्यकता नहीं है इसमें।
अब जीएस का क्वेश्चन है, अब बहुत सारे में देखिएगा कि पन्ना भरने के प्रयास किया गया। मैं कभी पेज को भरने अच्छा, के लिए पेज भरने का मतलब आपने नहीं कभी नहीं, कोशिश मैं कभी कोशिश नहीं किया हूँ। जब मेरा कॉपी आएगा तो आप देखिएगा, मैं हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पेज छोड़ा हूँ, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि सर मेरा का कॉपी हम दिखाएंगे। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल दिखाइए। Evaluated। जब मेरा यही था कि जहाँ पे मेरा जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसको कंटेंट के माध्यम में पूरा कर लूँगा, वहीं पे मैं आंसर को ख़त्म कर दूँगा। ये नहीं कि मुझे पेज भरना है, इसकी वजह से मैं जो है उसको लॉन्ग खींचते जा रहा हूँ, तो ये मेरा अपना स्ट्रेटजी सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, जैसे कि आपने ये महसूस करा है कि हिंदी मीडियम वालों में, हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट को छानना बड़ा मुश्किल है? हाँ, थोड़ा-सा है छाना, थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ- लेकिन हाँ सर, हाँ, जैसे पाठक इंग्लिश सर आए वाले- हैं, हाँ। पाठक सर आए हैं, उनका नोट्स बुक काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी कंटेंट से एनरिच है, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जैसे मेरा कॉपी है, आप उनको देख सकते हैं। सुदर्शन जी का कॉपी काफ़ी बेहतर है, मैं सुदर्शन जी की कॉपी से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। मेरा रैंक थोड़ा-सा बेहतर है, लेकिन मैं सुदर्शन जी की कॉपी को काफ़ी सराहना करता हूँ, काफ़ी अच्छी लिखते हैं। ये मन इनका बड़प्पन है कि नहीं, नहीं, वो- रैंक बेहतर है, लेकिन उनको बोल रहे हैं कि भाई हमसे बेहतर वो हैं। हाँ, ये वो काफ़ी बड़प्पन कई है। मामलों में वो काफ़ी बेहतर लिखते हैं और मैं उनसे काफ़ी सीखता हूँ और उनसे बताता हूँ भी मैं कि देखिए मैं आपसे डायग्राम बनाना मैं आपकी कॉपी से सीखा, ये कंटेंट मैं आपकी कॉपी से देखा हूँ। तो मुझे लगता है यही प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जहाँ आपको अच्छा कंटेंट दिखे वहाँ देखिए, वहाँ से लीजिए। आपको लग रहा है कि प्रेजेंट, जैसे सुदर्शन जी का प्रेजेंटेशन मेरे कॉपी से बहुत बेहतर रहता है, बहुत बेहतर प्रेजेंट करते हो, तो मैं उनसे सीखता था कि चलो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। सर अच्छा, में वही बताता था। आपका उनका जय बीरू वाला हिसाब किताब है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जब जय मैं बीरू उनसे वाला, है ना? मेंस में जुड़ा था, उसके बाद मैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे इंटरव्यू के दौरान। वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग घंटों डिस्कशन करते थे, 4 घंटा 5 घंटा दिन में डिस्कशन करते रहते थे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है। काफ़ी मदद की है। ओके सर, अब जो बीपीएससी का जो ये मेंस वाला आंसर राइटिंग या फिर जो प्रेजेंटेशन है या फिर जो क्वेश्चन को जो लिखना है, फॉर्मेशन, फॉर्मेट फॉर्मेशन कैसे रखना है उसका? हाँ, तो एडिट हो जाएगा। फॉर्मेशन सर उसको कैसे रखना है कि फॉर्मेशन रखना है आपको पहले से प्री डिसाइड करना पड़ेगा। आप एग्जाम में जाके क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखने आपकी होते हैं। कैसी मतलब कला थी? मेरा ये था कि जैसे जो भी सब्जेक्ट है उस हर एक सब्जेक्ट का मैं पहले से डिसाइड कर लिया था कि जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन आएगा तो मुझे उसमें आर्टिकल से शुरू करना है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको डालना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन का डिमांड है कि प्रभाव कारण जो भी है वो लिखना है, उसके बाद लास्ट में कमेटी होगी, कमेटी को सिफारिश कर देना है। बस मेरा ये सिंपल था, पॉलिटिकल क्वेश्चन आएगा मैं ऐसे ही करूँगा। और सर ये मतलब उसमें डायग्राम वगैरह भी? हाँ, उसमें तो साथ में डायग्राम तो आप चलते ही रहेगा कि आप जब कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें डायग्राम से दिखा दीजिए, वो सारी चीज़ तो टॉपिक को आप करना ही है। लेकिन हाँ, जो 4-5 जो होता है कि उसमें आर्टिकल देना ही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देना ही है, उसमें कमेटी रिकमेंडेशन देना ही है, वैसे ही सब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई आपको जो सरकार की जो भी योजनाएं लाई उसको देना ही है, सरकार कोई जैसे इंडिया ये मिशन चला रही है तो उसको एआई में डालना ही है। तो पहले से ही आपको डिसीजन ले लेना पड़ेगा कि जब इससे संबंधित टॉपिक आएगा मुझे ये लिखना है, और जब आप क्वेश्चन अचानक सामने में आएगा मेंस एग्जाम में तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, आप पूरे इस जर्नी के दौरान अपने जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे, आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मैं पूछूँ आपसे, आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा, कौन सा टॉपिक लगा? टॉपिक तो खैर बहुत माइक्रो लेवल पे हो गया, कौन सा सब्जेक्ट लगा, उसको कैसे आपने मतलब टैकल किया था? मैं डिफ़िकल्टी की बात इस संदर्भ में करता हूँ कि जब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं ना तब तक आपको वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, और जब आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वही चीज़ आपको आसान लगने लगती है। तो मेरे लिए कोई ऐसा चीज़ सब्जेक्ट नहीं था कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। जो भी मुझे डिफ़िकल्ट लगता था कि ये चलो ये सब्जेक्ट मेरे लिए, मैं अभी इसमें अच्छा से नहीं पढ़ पाया हूँ, तो मैं 3-4 दिन उसी को पढ़ता था। अच्छा। उसी को पढ़ लेता था अच्छा से कि मैं इसको बेटर कर लेता मैंने हूँ। उसको रगड़ देते थे। हाँ, उसके बाद फिर आगे पढ़ूँगा। अच्छा, तो आपका सर ऐसा था क्या, मतलब पढ़ने का जो स्टाइल कि एक कोई सब्जेक्ट उठाए तो 3-4 दिन उसी में लगे हुए, ऐसा था क्या? फिर आज 2-3 सब्जेक्ट ऐसे करके? सामान्यतः मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, अच्छा। लेकिन अगर मान लीजिए पॉलिटी का कोई लॉन्ग चैप्टर है तो उसको एक ही दिन में ख़त्म करना है तो चलो उसको 2 दिन लगातार उसी को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उससे मेरे साथ क्या होता था ना कि मैं कनेक्ट कर पाता था। क्योंकि जब आप जैसे प्रेसिडेंट का चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, अब पूरा चैप्टर एक बार में पढ़िएगा तो शुरू से लेकर अंत तक कनेक्ट कर पाइएगा, और उसको 3 दिन पढ़िएगा तो आप पहला दिन वाला भुला जाइएगा, फिर दूसरा दिन वाला भुला जाइएगा, तीसरा दिन पता ही नहीं चलेगा कि आगे में हम उसके बाद में पढ़े क्या थे। इसलिए मैं हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको पूरा खत्म कर देता था कि कनेक्शन बना रहे हमेशा। अच्छा। और एक जो है ना कहानी बन जाती है दिमाग कहानी। में। अच्छा सर, एक चीज़ और, इंटरलिंकिंग जो आता है ना, सब्जेक्ट को एक दूसरे से एसोसिएट करके चलना, जैसे इकोनॉमी है तो उसमें हम सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इस तरीके का सारी चीज़ उसमें होता है ना, तो सर वो स्किल कैसे मतलब कि मुझे लगता है जब आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तब ये आएगा वो ना? स्किल आएगा। हाँ। वो जब तक आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तब जोड़िएगा कैसे? कैसे कैसे जोड़ेंगे? तो वही बिल्कुल। कंटेंट आप इनरिच कीजिए, आपको जोड़ना खुद और जोड़ना मतलब वो इसकी इंटरलिंक करना आना ही चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। वो जब आप आंसर को रीच करेगा। हाँ, तो आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि ज्योग्राफी में कोई आंसर है और उसको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन दे दिया है तो नहीं कि ज्योग्राफी में पढ़े तो इकोनॉमिक्स में नहीं लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बजट को ज्योग्राफी में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के समय में एक क्वेश्चन आया था, क्या कहते हैं,
सुंदरबन में जो होती है ना मैग्रोव्स के संबंधित, हाँ। उसमें बजट से शुरू करते हैं क्योंकि बजट के समय में मैग्रोव से संबंधित एक हाँ, क्वेश्चन हाँ, था, हाँ, हाँ। तो वो तो इकोनॉमिक्स का आ गया, तो वही है, आप जोड़ सकते हैं। जियोग्राफिकल आ गया वहाँ का। ज्योग्राफी का आ गया। हाँ, सर आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे? प्रीलिम्स में मेरा 107 पॉइंट कुछ मार्क्स था। 107? जी। तो मुझे लगता है कि आप प्रीलिम्स पे आपका बहुत ज़बरदस्त मतलब पकड़ था। मेंस हाँ। तो आपने इतना बेहतरीन किया तभी इतना अच्छे रैंक पे पहुँचे। तो सर प्रीलिम्स में मतलब आपको सजेस्ट करना हो एस्पिरेंट्स को तो आप क्या मतलब उनको बताना चाहेंगे? मैं क्रक्स कुछ बताइए। क्रक्स मैं 2 ही चीज़ बताऊँगा। हम्म। एक, बेसिक क्वेश्चन से कभी नहीं गलती करना है। अगर बेसिक क्वेश्चन जैसे ऑनलाइन क्वेश्चन आ गया, उसको गलती कर दीजिएगा तो बहुत छात्रों से पीछे हो जाइएगा, बहुत ही छात्रों से पीछे हो जाइएगा, तो बेसिक क्वेश्चन गलती नहीं करना है। और दूसरा मैं बताऊँगा, जो आप पढ़ रहे हैं, अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सारी किताबें पढ़ लेते हैं, उसको रिवीजन नहीं करते हैं, तो उनको पता रहता है कि मैं ये पढ़ा हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या है मुझे पता ही नहीं। तो यही है, जो ही पढ़िए ये सोच के पढ़िए कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा कि अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे गलती नहीं करना है। कई बार आप जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, कई बार आप रिवीजन नहीं किए हुए रहते हैं, इसकी वजह से गलती कर देते हैं। तो मैं प्री में वही चीज़ 2 चीज़ बताऊँगा। ओके सर आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? सपोज हम आपसे ये जानना चाहें कि इस पूरे प्रोसेस को, पूरे जर्नी को, चाहे प्रिपरेशन के लेवल पे हो, प्रिपरेशन के लेवल पे हो या कंटेंट के लेवल पे हम बात कर लें या फिर मेंटल लेवल पे हम बात कर लें, है ना, तो जो चैलेंजेज हैं, है ना, वो किस तरीके के मतलब ज़्यादा फेस करना पड़ता है? हाँ, ये चूँकि त्रिस्तरीय एग्ज़ाम है, तो हर एक का जो स्तर है उस पे अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि तीनों का जो पैटर्न है, तीनों का जो तरीका है, सब अलग-अलग है। प्रीलिम्स के लिए उसका अलग स्ट्रेटजी है, मेंस के लिए अलग है, और इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल अलग है। हाँ। तो आपको तीनों के अलग-अलग चैलेंजेस हैं। जैसे प्री के लिए आपको रहेगा फैक्ट रटना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चों को फैक्ट रटने में दिक्कत आती है, तो वो चैलेंज है। मेंस के लिए है कि आपको फैक्ट को इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा, आपको Concept बनाना हाँ, कॉन्सेप्ट को उसके प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको बहुत सारी बात ऐसी चीज़ होंगी कि आपको कंटेंट पता रहेगा लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो चैलेंजेज आते हैं। और इंटरव्यू में तो कि आपका आत्मविश्वास नहीं हो पाता है, उसके बाद आप घबरा जाते हैं, आप शब्दों का प्रयोग जो होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो यही सारी समस्याएं होती हैं अलग-अलग स्तर पर। सर आपका 107 नंबर था, मैंने 107 पॉइंट समथिंग प्रीलिम्स में, अभी मतलब मान के चलिए 25 दिन के आसपास समय है, 25 से 30 दिन अप्रॉक्स, 72nd जो है प्रीलिम्स उसमें, इस बचे समय में मतलब कहाँ फोकस करें स्टूडेंट? अब बचे हुए समय में बीपीएससी का हर एक जो पीढ़ी होता है उसमें कुछ टॉपिक होते हैं, उससे क्वेश्चन आता ही है। जैसे अब बिहार बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ऐसे ही हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, सबका एक टॉपिक बनाइए। 50 से 60 टॉपिक होगा, हाँ। उसको बनाइए, और उसको जो आप पहले से पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए। मुझे लगता है अभी इन लास्ट के जो भी अभी 20-25 दिन जो भी बचे हुए हैं, उसमें आप नए चीज़ों को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो पढ़े हुए हैं उसी को बार-बार रिवीजन कीजिए। इससे होगा क्या कि आप नई चीज़ पढ़िएगा तो उसका अगर क्वेश्चन आएगा तो उससे कन्फ्यूज हो जाइएगा। सर अब पुराने मतलब चीज़ भूल 20-25 दिन जाइएगा। मतलब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अब बेसिकली ये होगा कि अब पेपर वगैरह छप गए होंगे, अब मुझे लगता है कि अब करंट पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, है ना? जो पढ़ चुके हैं करंट में, चाहे पॉलिटी में, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे हिस्ट्री में, उनको बार-बार रिवीजन कीजिए। और जो जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, ये इस पे 3 ज़्यादा चीज़ पे कमांड जो है लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं। इन तीनों पे कमांड करना है आपको, प्रॉपर रटना है। सीधे अभी तो रटना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप समझने की समय नहीं है, आप रटिए उसको सिर्फ बस। सर आप लास्ट में सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कितना डिफ़िकल्ट है, मतलब कि आप पहले बार में मतलब निकाल लिया अपने बीपीएससी, बहुत लोग लंबा मतलब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट चलता है किसी का, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को निकालना है, हालांकि तो बहुत अनसर्टन वाला वो है, ये सब्जेक्ट बहुत वो डिफरेंट है, डिबेटेबल है भी नहीं, लेकिन डिफ़िकल्टी के बारे में बात करी जाए या फिर इजी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप इसको किस लेवल पे रखना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे स्टूडेंट्स? मैं इसमें डिफ़िकल्टी के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आपका स्ट्रेटजी सही नहीं है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्जाम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्जाम है। आप 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दीजिए, शायद होगा, फिर भी नहीं होगा। लेकिन आपका स्ट्रेटजी सही है, आप जो है बीपीएससी क्या चाहती है आपसे, बीपीएससी में क्या क्वेश्चन लिखना है, आप जो टॉपर्स कॉपी है उसे आप ये निकाल चुके हैं, उसको डिकोड ये कर चुके हैं कि टॉपर्स में क्या लिखा गया है, जो टॉपर्स का उतना नंबर आया है, तो आप आसान एग्जाम है, तब उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आप स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिए, टॉपर्स का कॉपी देखिए, और जो भी जो सब्जेक्ट है उसको इनरिच कीजिए, उसका कंटेंट इनरिच कीजिए, आराम से एग्जाम ओके सर, आपका लास्ट जो 2-3 टिप्स आप देना चाहें अपनी तरफ से एस्पिरेंट्स को, तो आप क्या देना चाहोगे? 2-3 टिप्स हैं। पहला कि आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया और आप रिवीजन नहीं किए हुए हैं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। और दूसरा रहेगा प्री के लिए मैं कह रहा हूँ, रिवीजन कीजिए। और जो है जो भी एग्जाम क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया,
या मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या फिर करंट अफेयर, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जिससे क्वेश्चंस कम आते हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है। और मेंस के लिए है कि PYQ को देखिए, उसी के अनुसार उसका नोट्स बनाइए और नोट्स का बार-बार रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने जैसे बताया, बहुत ही डेप्थ में बताया, बहुत माइक्रो लेवल में बताया आपने। तो अब जैसे आपने कहा कि यूपीएससी देना है आपको, सुदर्शन जी का जैसे जिक्र कर रहे थे, तो यूपीएससी दीजिए, IPS बनिए, हम तो इस तरह से ही विश करेंगे। और हिंदी मीडियम का और जो है कि हिंदी मीडियम का और नाम रोशन है कि नहीं। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको वीडियो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको हमेशा क्वेरी रहती है, तो सबसे बेस्ट जो हो सकते हैं ना, तो वो हम पकड़े हैं इनको, और सुदर्शन शर्मा जी जो हैं, जो SDM और BS में जो सेलेक्ट हुए, उनकी रैंक 81 है। तो दोनों बहुत ही डेप्थ में आप लोगों को बताया है। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।